नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे नाइट फ्रैंक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट सर्वे के बारे में जो 2022 और खास तौर पर H2 यानी जो जुलाई से दिसंबर के बीच में देश के 8 बड़े शहरों में सर्वे हुआ है कि किस तरीके के लॉन्चेस हैं और किस तरीके की सेल्स देखी जा रही है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। फेड चेयरमैन के भाषण से पहले बाजार नर्वस, निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 17,900 के पास। निफ्टी बैंक में भी 650 अंकों की गिरावट। फेड अधिकारी बोले अमेरिका में 5% से ऊपर बनी रह सकती है दरें। अनुमान से कम मार्जिन और सुस्त डिमांड की आशंका से टीसीएस 2% से ज्यादा फिसला। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में मैनेजमेंट ने कहा खराब माहौल में भी प्रदर्शन बेहतर, अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ का भरोसा, लेकिन यूरोप को लेकर चिंता। टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी शेयर्स पर सबसे ज्यादा दबाव, इंडेक्स 1.5% फिसला। सरकारी बैंकों में भी तेज गिरावट, पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% टूटा। ऑटो फार्मा इंडेक्स में भी कमजोरी। 7% की जोरदार तेजी। सर्बिया की कंपनी नोवेलिक को करीब 4 करोड़ यूरो में खरीदेगी सोना बीएलडब्ल्यू। अधिग्रहण से सेंसर और सॉफ्टवेयर सेगमेंट में मिलेगी एंट्री। और तीसरी तिमाही में जेएलआर की बिक्री 15% बढ़ने से टाटा मोटर्स ने पकड़ी रफ्तार, शेयर 6% से ज्यादा उछला। सीएलए से बोला आगे मार्जिन होंगे और बेहतर, 512 का दिया लक्ष्य। तो पहले एक नजर डाल लेते हैं बाजार में इस वक्त क्या तस्वीर बन रही है। और एक अच्छी खासी गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग इसलिए क्योंकि कल मार्केट में एक मोमेंटम था और आज 200 पॉइंट निफ्टी कमजोर हुआ है, 18,000 के नीचे 17,900 पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में आप देखिए 600 पॉइंट की गिरावट है और वो 42,000 के नीचे। बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम स्तर टूट रहे हैं यहाँ पे। तो क्या तस्वीर रहेगी इस पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि आईटी सेक्टर्स में काफ़ी कमज़ोरी है क्योंकि टीसीएस के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, तो इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स में कमज़ोरी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में या ओवरऑल बैंक सेक्टर में काफ़ी कमज़ोरी है। बैंक निफ्टी के 12 के 12 शेयर वीकनेस के साथ कामकाज करते हुए यहाँ देख रहे हैं। टॉप लूज़र में अगर आप देखें तो आज अडानी ग्रुप में काफ़ी गिरावट है, लगभग सारे शेयर्स उसके वीक काम कर रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेज में करीब 6% की गिरावट है, अडानी पोर्ट्स में 3% की गिरावट है। तमाम ऐसे शेयर्स हैं इस ग्रुप के जहाँ पे दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ हैं। गाबा सर, गिरावट बढ़ गई, 200 पॉइंट हो गई है, क्या करा जाए? कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए परसों का जो क्लोज है उसके इर्द गिर्द वहां पर सपोर्ट लिया है। तो कल का और परसों का इस नलिफाइड है तो वीक, लेकिन लगता है कि 17,800 मेक और ब्रेक जोन है। वो कल टूटता है या नहीं पता नहीं। अगर यहाँ संभल जाता तो अब भी ठीक है, अगर यहाँ संभलता नहीं तो दिक्कत है। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगे आज जो हमने लो देखा है करीब 41,900 और 800 के बीच में देखा। सेटअप के हिसाब से अगर यहाँ बाउंस मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो है वीकनेस, लेकिन मिलता है तो अच्छी बात है, इतना कह सकता हूँ। जब मार्केट ऊपर नीचे एक दिन ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल टॉप या डबल बॉटम, क्या बन रहा है? पता नहीं क्या है ये, मैं कहूंगा एक कंजेशन जोन बन रहा है। और कभी कभी कंजेशन जोन में बनते बनते वक्त भी लगता है। हाँ, यहाँ पर लगता है वो वही चल रहा है और कुछ नहीं। तो इस कंजेशन जोन में ट्रेडर भाई लोग क्या करें? वो तो चॉप, एब्सोल्युटली चॉप होते रहेंगे। देखिए सपोर्ट की इर्द गिर्द लेना चाहिए और निफ्टी के क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टेंस के आसपास बेचना चाहिए। मुझे लगता था कि 18,300 रेसिस्टेंस है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा है 18,125 से 50 तक। बस ये संकेत दे रहा है कि ये मैं ऊपर नहीं पहुंचा, मतलब आई एम वीक। जहां जाना था वहां मैं नहीं गया, मतलब मैं वीक हूं। तो पॉसिबल है कि अगर जो कल और परसों का जो लो है 17,800 का, अगर वो ब्रीच हो जाता है कल परसों, तो एक गिरावट अच्छी आ सकती है। क्योंकि अब तक तो जो भी दिखाई दे रहा है चार्ट में, अब तक तो वीक नजर आता है। अदानी इंटरप्राइजेस पे क्या राय है आपके? 5.5% नीचे। कौन सा? अदानी इंटरप्राइजेस। हाँ मैंने देखा, अडानी एंटरप्राइज काफी वीक नजर आ रहा था। एक्चुअली न्यू लो बना, स्विंग लो बनाया। तो आई थिंक दिक्कत दे रहा है अडानी, ADANI अडानी। यस, आज पता नहीं अडानी एंटरप्राइज में वीकनेस तो है, स्विंग लो हुआ है, थोड़ा स्ट्रेच भी हो चुका था अडानी। अभी गिरावट आ सकती है, पॉसिबल है कि 3,400 भी देखने को मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 3,645, तो मतलब काफी गिरावट बाकी है। अच्छा, टाटा मोटर्स इस पूरे ऑड्स के बीच में बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है, 6.5% की तेजी है। जेएलआर की बिक्री बड़ी पसंद आई बाजार को,
तो अब ये ऊपर ऊपर चलेगा या कल पता लगा कल बाजार की तरह इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए? टाटा मोटर्स का जो देखिए पूरा लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखे हाँ। तो रिसेंट हो में कुछ 550 के करीब देखा था, उसके बाद जो लो देखा करीब 400 के आसपास देखा। ये जो मूव था, ये लगता था रिएक्टिव मूव डाउन है, मतलब नीचे तो आया ऊपर जाने की, अब वो कंसोलिडेशन जोन है, सपोर्ट है। अब यहां से लगता है कपूर मिलना चाहिए, ट्रेड कर रहा है 414 के आसपास। मुझे लगता है ये 450 तक जाना चाहिए। इस सेटअप में हम इसको कंसोलिडेशन कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। तो इस बाय ऑन डिप्स टाटा मोटर्स 450 चला जाएगा, फिर कुछ महीनों में शायद 500 भी देखेंगे, लेकिन यस, टाटा मोटर्स इज बाय ऑन डिप्स। ओके, तो ये तस्वीर है बाजार की और दो ये टॉप स्टॉक्स जिसमें हमने चर्चा की। और अब बात करते हैं एक ऐसे सर्वे की जो देश के रियल एस्टेट सेक्टर का मूड हमें बताएगा कि 2022 कैसा रहा और यहाँ से आगे क्या रास्ता हो सकता है। आपने देखा होगा 2022 में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रियल एस्टेट सेक्टर ने दिखाया। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स भी आप देखिए और बहुत सारी बिक्री हुई है। रिसर्च की है नाइट फ्रैंक ने, जो एक बहुत ही जानी मानी रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं इनके पास। बातचीत करेंगे नाइट फ्रैंक के डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी से। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो ये सर्वे आपका निकल के आया 2022 और ख़ास तौर पे H2 का, क्या इसकी हाईलाइट है? धन्यवाद नीरज। ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमारी नाइट फ्रैंक की फ्लैगशिप रिपोर्ट है, जिसका 18वां एडिशन आज हमने रिलीज किया है, इंडिया रियल एस्टेट रिपोर्ट, जहाँ पे हमने रेजिडेंशियल और ऑफिस मार्केट के देश के टॉप जो 8 शहर है उनका मुआयना किया है। और इसमें जो रिपोर्ट में जो हमने पाया है और थ्रू आउट द ईयर जो हमने 2022 में देखा, रियल एस्टेट सेक्टर में सारे ही जो सब सेगमेंट्स की हम बात करते हैं, रेजिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल, वेयर हाउसिंग, सारे ही स्ट्रांग रहे 2022 में। बहुत कम वर्षों में ऐसा हुआ है हिस्ट्री में जहाँ पे सारे सेगमेंट्स एक साथ में अच्छा परफॉर्म किए। 2022 ऐसा साल था। अब 2022 में अगर हम जो इस रिपोर्ट की बात करें रेजिडेंशियल और ऑफिस मार्केट की, तो रेजिडेंशियल मार्केट में करीब-करीब जो 3,10,000 घरों की बिक्री हुई टॉप 8 शहरों में, जो आज 2013 से सबसे उछले स्तर पर है। मतलब 9 सालों का हाईएस्ट लेवल का सेल रेजिडेंशियल मार्केट्स ने देखा है। कई कारण थे इसके। पहला जो हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान जो एक सेंस ऑफ होम ओनरशिप आई लोगों के मन में, उसको हमने देखा कि मार्केट में आते हुए। उसी के साथ जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर थी लास्ट 5-6 सालों के मुकाबले। और इसी के साथ में इकोनॉमिक रेसिलियंस देखी गई थी, क्योंकि जब हमने देखा कि 2021 में जब बहुत सारे मार्केट्स रिकवर किए थे ग्लोबली इकोनॉमिक मोमेंटम पर, जीडीपी ग्रोथ पर, लेकिन 2022 में कई सस्टेन नहीं कर पाए थे। लेकिन भारत के लिए 2022 या फाइनेंशियल ईयर 2023 की भी बात करें तो हम 6.8% जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, जो काफी हद तक इनकम लेवल्स डिटरमाइन करता है एक होम बायर की। और इन्हीं कारणों के मद्देनजर रखते हुए जब भी कुछ हेडविंड्स भी आए, इन टर्म्स ऑफ परेशानियां भी आई, जब 6 बार रेपो रेट्स बढ़ाई आरबीआई ने 2022 में, उसके अलावा कुछ हद तक 5 से 7% की प्रॉपर्टी की रेटों में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी कंज्यूमर्स ने मुंह नहीं मोड़ा घर खरीदने से, और इसी का नतीजा है कि 9 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर सेल्स हुए हैं टॉप 8 शहरों में। विवेक, NCR में सबसे ज़्यादा सेल्स देखी जा रही है और वहाँ पे लॉन्चेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्राइस राइज भी वहाँ बहुत हुई है। लेकिन कोलकाता तो H2 में 37% नेगेटिव है। रीज़न क्या है इसका? तो जब हम 2020 और 2021 के बारे में देखें और 2022 के नंबर उसी बैकड्रॉप पे देखने चाहिए कि कुछ मार्केट्स है जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कट्स और दूसरे इंटरवेंशंस भी लिए गए थे। कोलकाता में हमने देखा कि 2021 में सेल्स बहुत स्ट्रांग थी, और स्टैम्प ड्यूटी कट जो एक सिग्निफिकेंट 3% फॉर लॉन्ग पीरियड जो था, उसके वजह से काफी कस्टमर्स ने 2021 में जमकर खरीदारी की। और 2022 में जब आए तब उस पीरियड में करीब करीब सालाना
मापदंड पर देखें तो करीब 10 से 12% की कमी है कोलकाता में घरों घरों की बिक्री में। लेकिन फिर भी ओवरऑल लेवल्स है वो समझ लीजिए आप 12-13 जो यूनिट्स हैं वो अच्छे स्तर पर है। तो उस वजह से 2021 और 22 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। कोलकाता जैसे शहर में 2021 में विवेक मोमेंटम विवेक ज़्यादा कैप्चर हुआ। हाँ, हिस्टोरिकली तो ठीक है, बहुत 2020-21 की आप बात बार लगातार कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये H2 का सर्वे है, यानी जुलाई से दिसंबर का। जुलाई से दिसंबर से पहले थोड़ा चलते हैं, जनवरी से जून तक कैसी सेल्स थी, और उसको अगर हम कंपेयर करें H2 से, कोई तो मॉडरेशन दिख रहा, स्लो डाउन दिख रहा कोई? तो इसमें जो हमने ये देखा है कि ओवरऑल H2 में कोलकाता में भी और कई शहरों में भी कुछ मॉडरेशन आया है ग्रोथ में। जैसे मैंने बताया आपको कि 6 बार इंटरेस्ट रेट्स हाइक हुई है इस साल में, जिसके मद्देनज़र ये हुआ। और कोलकाता की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो जो स्टैम्प ड्यूटी रेट का जो विंडो था उसे भी गवर्नमेंट ने 2-3 बार एक्सटेंड किया। तो होता ऐसा है कि जब कोई इंसेंटिव विंडो होता है तो उसकी टाइम लिमिट या टाइमलाइन डिसाइड की जाती है सरकार के द्वारा और कस्टमर्स जनरली रुझान करते हैं उस टाइम विंडो में खरीदने की। वो जैसे-जैसे एक्सटेंड होते गया मोस्ट कस्टमर्स ने उसका बेनिफिट शुरू के दिनों में ले लिया था और इसी वजह है जब ये 31 दिसंबर 2022 में जब विंडो एक्सपायर हुआ तब तक जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग रुझान था मान लीजिए इवन अगले 6 महीने में 12 महीने में लेने का भी, उन लोगों ने भी तब तक ले लिया था। जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ज़्यादा डिसलेशन देखा। विवेक, H1 और H2 की अगर हम सेल्स की तुलना करें तो 1,58,705 सेल्स थी H1 में, यानी 2022 की पहली छमाही में, और दूसरी छमाही में है 1,53,952। ये सिर्फ कैलकाटा की वजह से है या सारे मार्केट्स में आपको ये ट्रेंड दिख रहा है? ये कई मार्केट्स में हमने देखा है ये ट्रेंड जहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़े नंबर्स कम रहे हैं H2 में कंपेयर टू H1। जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना भी एक कारण था और उसके अलावा प्रॉपर्टी के भाव भी 4 से 6-7% बढ़े हैं जिसके वजह से ये देखा गया। और कोलकाता के लिए जैसे मैंने कहा कि जो विंडो था स्टैम्प ड्यूटी कट का उसे 2-3 बार एक्सटेंड किया गया लेकिन कई कस्टमर्स ने तब तक खरीद लिया था जिसके वजह से होता ऐसा है कि इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ द विंडो कुछ हद लिमिट कुछ टाइम के लिए एक बार की एक्टिविटी कम हो जाती है और फिर वापस से 6 महीने 9 महीने बाद में वो एक्टिविटी फिर से शुरू होती है नई खरीदारों के द्वारा जो जिनको इस विंडो का इंसेंटिव विंडो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। विवेक, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो मुंबई बहुत बेहतर नहीं कर रहा है, केवल 1-2 मार्केट से बेटर है। बाकी हैदराबाद देखिए आप, चेन्नई इवन देखिए आप, NCR देखिए आप, अहमदाबाद देखिए, बेटर है। तो क्या मुंबई के मार्केट में लॉन्चेस तो खैर बहुत हुई हैं, यहाँ पे 35% दिख रहा है, क्या ये 29% दिख रहा है? तो मुझे ये समझाइए कि क्या मार्केट में अब एक सेंस ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, प्राइस राइज की वजह से ठंडक देखने को मिल रही है, नरमी देखने को मिल रही है? तो जैसे आपने मुंबई की बात की, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की, मुंबई अभी भी सबसे बड़ा मार्केट है रेजिडेंशियल में। यस, ग्रोथ रेट के अगर मापदंड पे देखा जाए तो कई सारे फैक्टर्स है जो हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि जो नए जॉब्स की जो ग्रोथ है, जो जिससे समझ लीजिए कमर्शियल ऑफिस स्पेस एक्टिविटी के द्वारा आंकन किया जा सकता है। वो जो स्केल है वो दूसरे कई मार्केट्स में मुंबई के द्वारा कम तुलना में ज़्यादा है, चाहे ये बैंगलोर देख लीजिए और कई, जिसके वजह से उसका भी बेनिफिट दूसरे मार्केट्स को मिलता है। मुंबई में जो कैप्टिव डिमांड है, जो यहाँ की पॉपुलेशन बेस है, उसके वजह से जो डिमांड आएगी वो आएगी और इंटरेस्ट रेट्स का और जहाँ तक इम्पैक्ट है ये तो सभी मार्केट्स में सिमिलर पड़ा है। मुंबई में एक अफोर्डेबिलिटी का एक ज़रूर फैक्टर रहा है, जहाँ पे हम अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की भी बात करें हमारे असेसमेंट में तो केवल मुंबई एक शहर है जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी लेवल थोड़ी-सी स्ट्रेस्ड है कंपेयर टू द बेंचमार्क जो हमने कैलकुलेट किया है। तो वो भी कुछ हद तक प्ले करता है ऐसे कस्टमर के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए जो सिटी कोई भी सिटी में देश में खरीदने के लिए तैयार हो।
विवेक, एक सवाल और है। लॉन्चेस के टर्म्स में देखें तो ये सेकंड हाफ में H2 में बहुत ज़्यादा लॉन्चेस हुई हैं, मेरे ख्याल में हाईएस्ट एवर है। 15 से आपका जो डेटा है उसके हिसाब से देखें तो बहुत लॉन्चेस हो गई हैं, और वो भी उस बेस पे कि जहाँ पे अब 9-10% होम लोन हो गया है। तो क्या ये एक बबल बन रहा है इतने ज़्यादा लॉन्चेस करके? जैसे कि आपने देखा लॉन्चेस में भी कई 8-9 सालों के हाईएस्ट लेवल पर लॉन्चेस हो रही है, ठीक है। अब इसमें भी H1 में फर्स्ट हाफ में देखा ये गया था कि जब प्रॉपर्टी के भाव बहुत प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के जो आइटम्स है, चाहे वो स्टील, सीमेंट, लेबर कॉस्ट, उसमें बहुत बढ़ोतरी होने की वजह से बहुत असमंजस का माहौल बना था डेवलपर्स के बीच में भी कि इन टर्म्स ऑफ क्या लेवल्स पे कमिट किया जाए कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके आगे अपनी कॉस्टिंग डिटरमाइन होगी। लेकिन जब एक कंक्लूसिव सिग्नल्स आने लग गए कि भाई डिमांड बहुत स्ट्रांग है और ये केवल 3 महीने 6 महीने की बात नहीं है, लंबे समय तक चलेगा अच्छे बिक्री का माहौल, तो डेवलपर्स ने लॉन्च किया। क्या ये बबल बन गया है? खाली 8-9 सालों के उच्चतम स्तर पर, चाहे वो डिमांड या सप्लाई हो या प्राइस हो, उससे बबल नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। हमें ये देखना चाहिए ओवरऑल डिमांड सप्लाई का क्या इक्विलिब्रियम है, अनसोल्ड इन्वेंट्री या जो यही तो मैं विवेक कह रहा हूँ। देखिए विवेक, H1 में आप देखिए सेल उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, मतलब सेल गिरी है H1 के मुकाबले H2 में, और लॉन्चेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब आप H2 देखिए, लॉन्च दबा के हो रहे हैं, सेल नहीं हो रही। तो क्या ये कंफ्यूजिंग सिग्नल है आपके लिए भी कि लॉन्च खूब हो रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहे उतने? तो इसमें ऐसा है कि कंफ्यूजिंग सिग्नल नहीं है, और वो चीज इस वजह से नहीं है कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और जब प्रोजेक्ट में बिक्री होती है वो एग्जैक्टली अलाइंड नहीं होती है टाइमलाइंस, ठीक है। जैसे अगर समझ लीजिए ये एक साइक्लिकल सेक्टर है और एक्चुअल में कितना ज्यादा कोई अगर आज समझ लीजिए आज कोई कंज्यूमर्स की डिमांड आती है, वो कंज्यूमर्स की डिमांड के लिए अगर कोई प्रोडक्ट प्लान होता है, बन के डिलीवर होता है, उसमें कम से कम 3-4 साल का समय होता है। और उस वजह से ये चाहे वो रेजिडेंशियल की बात करें या इवन ऑफिस सेक्टर की बात करें, हम ऑफिस सेगमेंट में देखते हैं कि कोई भी एक तिमाही में 6 महीने में एक 2-3-4 बड़ी बिल्डिंग्स रेडी हो गई, उसके वजह से सप्लाई आउट ऑफ ट्रैक दिखता है डिमांड के कंपैरिजन में, लेकिन वो वैसे सही तरीका नहीं होगा उसे देखने का। हमें 1 से 2 साल के रनिंग एवरेज के तुलना में देखना चाहिए, एक लास्ट पता क्वेश्चन चलेगा कि इक्विलिब्रियम है। विवेक, एक लास्ट क्वेश्चन। किस तरीके के बायर हैं वो? इन्वेस्टर हैं या फर्स्ट होम बायर हैं, सेकंड होम बायर हैं, जेन्युइन बायर है, या किस तरह की प्रोफाइल क्या है बायर की यहाँ पे? अभी जो डिमांड देखी गई है वो एंड यूजर्स की देखी गई है, जिन्हें उस घर में रहना है। कुछ हद तक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक घर खरीद लिया है, लेकिन उसके अलावा भी उन्हें समझ लीजिए इन्वेस्ट करना है एक सेकंड होम में, तो उस टाइप की भी डिमांड है। बट उसके बाहर और कोई डिमांड देख नहीं रहे हैं जो हमने पास्ट साइकिल्स में देखी थी। ओके, तो ये तस्वीर है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या इस समय ट्रेंड बन रहा है। 8 बड़े शहरों में रियल एस्टेट का सर्वे किया नाइट फ्रैंक ने, और इस वक्त जो दिख रही स्थिति वो बहुत ही बेहतर दिख रही है। लेकिन आगे जाते हुए चूंकि ब्याज दरें बहुत बढ़ रही हैं होम लोन की, तो एंड यूज़र कितना वापस आता है। न्यू लॉन्चेस भी बहुत हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मार्केट देखते हैं जो कि इस समय और कमज़ोर हुआ है। स्वागत एक बार फिर से आपका। और निफ्टी ने 17,900 भी तोड़ दिया है, 17,880 पे है, 220 पॉइंट की वीकनेस के साथ। और बैंक निफ्टी 42,000 को स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे 710 पॉइंट सेंसेक्स नीचे है। अडानी ग्रुप के स्टॉक पे एक बार नज़र डालनी चाहिए। सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ गिरावट है। अडानी इंटरप्राइजेस 7% से ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, और अडानी विल्मर में आप देखिए अच्छी खासी 2.5% कमज़ोरी है। अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, टोटल गैस, तमाम सारे जो ग्रुप के स्टॉक्स हैं वहाँ पे आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो एक वीक ट्रेडिंग सेशन, लेकिन देखते हैं कि अगले 1.5 घंटे कैसे क्या पैन आउट होता है। और वीरेंद्र, हर्षदा और अनुज आपके लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक, लौट तुरंत आते हैं।